नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग हल कर रहे हैं 2014 DT+B का क्वेश्चन पेपर हिंदी का। आप लोगों ने अगर पहले की क्लासें इससे नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। आज हमारी 8वीं क्लास है इस प्रश्न पत्र को हल करने की, और आज भी आप लोगों को कुछ नए प्रश्न मिलने वाले हैं। और एक क्लास में आप लोगों को मैं 10 प्रश्न कराता हूं, लेकिन उन 10 प्रश्न में आप लोगों के कम से कम 40 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन मैं अलग से आप लोगों को बताता हूं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछली क्लास में देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, और आज ये हमारी 8वीं क्लास है 2014 के प्रश्न पत्र की। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का 71। शुरू करते हैं। पूछा गया है कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। इनमें से 4 रचनाएं दी हैं, 4 में से कौन सी ऐसी रचना है जो इनमें से भारतेंदु जी की नहीं है। ऑप्शन है वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा और वर्षा बिंदु। ठीक है, तो कौन सी नहीं है इनमें से भारतेंदु जी की? ये वर्षा बिंदु। ठीक है, वर्षा विनोद, अंधेर नगरी और फूलों का गुच्छा, तीनों ही रचनाएं भारतेंदु जी की हैं। जो वर्षा बिंदु है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी की है। और अगर इनके बारे में बात करें हम लोग बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी के बारे में, तो ये जो अपनी रचनाएं हैं उर्दू के अंदर वो अब्र नाम से लिखा करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन अपनी रचनाएं उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो अब्र नाम से लिखते थे, इसको ध्यान रखिएगा। और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है? जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श या मयंक महिमा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कविता कामनीकांत किस कवि के लिए कहा गया है? कविता कामनीकांत मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर नाथुराम शर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नाथुराम शर्मा। इनके अगर पूरा नाम कहें, जो इनको उपनाम भी दिया गया है वो क्या है पूरा? नाथुराम शर्मा शंकर। ठीक है, ऑप्शन में केवल नाथुराम शर्मा दिया है, शंकर इनको उपनाम दिया गया है। ठीक है, कई सारी उपाधि इनको मिली है, नाथुराम शर्मा शंकर। शंकर भी इनकी एक इसी प्रकार की उपाधि है जो इनको मिली हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उपाधियां हैं जो इनको मिली हुई हैं, जैसे कि भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर। ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें हम लोग नाथुराम शर्मा शंकर की, तो शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्वरंडा रहस्य, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? ठीक है, ये कवि का नाम दिया है, उनका उपनाम दिया है, कौन सा विषम संयोजी ये बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम हरिओद, ये करेक्ट है बिल्कुल। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये करेक्ट है बिल्कुल। राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त कलाधर, ये हमारा जो है ये उपनाम, मैथिली शरण गुप्त जी का उपनाम जो है वो कलाधर नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विषम है? तो ये विषम है। अब बात करें कि कलाधर इनका नहीं है तो फिर किनका है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, किनका है ये? जयशंकर प्रसाद जी का है, ध्यान रखिएगा। क्या है उपनाम? कलाधर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? साकेत को, प्रिय प्रवास को, कामायनी को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कोई गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया, कई बार। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? यह माना जाता है प्रिय प्रवास को। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? यह है हरिओद जी की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी की रचना है प्रिय प्रवास। और इसका अगर हम बात करें प्रथम नाम, प्रिय प्रवास का प्रथम नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो प्रथम नाम क्या है इसका? यह है ब्रंजांगना विलास। ठीक है, क्या है? ब्रंजांगना विलास। लिख देता हूं यहां पर, ब्रंजांगना विलास। ये है इसका उनका पहला नाम, किसका? प्रिय प्रवास का। ठीक है, बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इनकी रचनाओं की बात करें महत्वपूर्ण, तो परिजात इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, वैदेही वनवास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके अलावा चुभते चौबते, ठीक, और चौखे चौबते इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खड़ी बोली को सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है,
किसको जाता है? वियोगी हरि, श्रीधर पाठक, हरिओद या फिर राम त्रिपाठी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। ठीक है, खड़ी बोली को सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो जाता है श्रीधर पाठक को। ठीक है, और खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी थी इनकी? गुणवंत हेमंत। और अगर पहली पुस्तक की बात करें तो वो थी एकांतवासी योगी। चलिए आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, अज्ञे या फिर शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर क्या रहेगा? जगदीश गुप्त। कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में, नई कविता का प्रवर्तक पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? जगदीश गुप्त। जबकि ये जो नाम है नई कविता, ये किसने दिया? ये नाम दिया है अज्ञे जी ने। ठीक है, नई कविता जो नाम है वो किसने दिया है? अज्ञे जी ने दिया। और जबकि जगदीश गुप्त हैं वो नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहले नई कविता नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था 1954 में। ठीक है, इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन की बर्बरता को दिखाती है? ठीक है, चीन की बर्बरता के ऊपर कौन सी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या फिर सामधेनी। कौन सी लिखी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, कौन सी थी? परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, चलिए। और दिनकर जी को उनकी जो रचना है उर्वशी, उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1972 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। कौन रेखाचित्र विधा के जनक माने जाते हैं? ठीक है, रेखाचित्र विधा का जनक किसे मानते हैं? रामवृक्ष वैनीपुरी, सत्यदेव परिव्राजक, पदम सिंह शर्मा या फिर प्रभाकर माचवे। तो रेखाचित्र विधा का जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है पदम सिंह शर्मा को। ठीक है, रेखाचित्र विधा यानी पदम सिंह शर्मा, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है या फिर फारसी भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज है कौन सी भाषा का शब्द? फ्रांसीसी भाषा का शब्द। ठीक है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगर बात करें रिपोर्टाज की, तो इसका जो है जनक किसको माना जाता है? तो इसका जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। शिवदान सिंह चौहान, इनको रिपोर्टाज का जनक माना जाता है हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। ठीक है, और अगर बात करें सबसे पहला, अगर बात करेंगे रिपोर्टाज का जनक जो है वास्तव में किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है रूसी साहित्यकार हैं इलिया एहरेनबर्ग। इलिया एहरेनबर्ग। ठीक है, तो इन्हें माना जाता है, ये रूसी साहित्यकार थे और इनको रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। और हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? ठीक है, रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भरत मुनि ने किया, रुद्रट ने किया, मम्मट ने किया या फिर आनंदवर्धन ने किया? किसने किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किया था भरत मुनि ने, अपनी जो पुस्तक है नाट्यशास्त्र। ठीक है, इसके अंदर, और इन्होंने इसके अंदर जो रसों की संख्या मानी थी वो कितनी मानी थी? 8 मानी थी। ठीक है, और इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी मानते हैं। ठीक है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसको मानते हैं? भरत मुनि को। रसों की संख्या कितनी मानी थी? 8 मानी थी। और कौन सी पुस्तक थी? नाट्यशास्त्र थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले शास्त्रीय विवेचन किया रस का। ठीक है, तो ये आज के हमारे प्रश्न हुए 80, और इसके बाद हमारे जो प्रश्न है आगे की क्लासों में आप लोगों को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी के लिए, DTPSB के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।